जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। ठीक है बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड जिसका नाम है मानव नेत्र। ठीक है बच्चों, उस मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई वाले चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग मानव नेत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, दृष्टि दोष जिसमें कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आता है उससे संबंधित चीजें क्वेश्चन को देखेंगे, प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, अपवर्तन और प्रकीर्णन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इस चैप्टर में यही चीजें पढ़नी हमको। मानव नेत्र क्या है, दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार के बारे में हम लोगों को देखना है, प्रिज्म के बारे में देखना है, अपवर्तन और प्रकीर्णन के बारे में देखना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को क्लास 10th के और 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट लेसन है सभी का एक्सप्लेन, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ठीक है, इससे हम लोग तो मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर अलग एनर्जी आती है वीडियो बना के देने की। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो शुरू करने के पहले हम लोग इस चैप्टर का कुछ मुख्य बातों को देखेंगे। क्विक रिकैप बोलते हैं, फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। इस रिकैप में भी आप लोगों को ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे। जैसे आंख कैमरे की तरह काम करता है, ठीक है, लेकिन आंख एक प्रकाशीय यंत्र है जो कैमरे की तरह काम करता है। बस अंतर यह है जो आंख जो है वह प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है वह अस्थायी रहता है, लेकिन कैमरे के द्वारा जो प्रतिबिंब है वह फोटोग्राफी फिल्म पर बनता है और यह फिल्म पर बना प्रतिबिंब क्या बच्चों, अस्थायी रहता है। ठीक है, तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र जिसका नाम है कैमरा, उसी कैमरा की तरह काम करता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, अतः इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। यानी हमारे आंख में जो प्रकाश है एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करती है। जिस पतली झिल्ली से होकर प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करती है उसका नाम है कॉर्निया, या हम लोग उसको स्वच्छ मंडल के नाम से भी जानते हैं। मानव नेत्र जो है बच्चों वह अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है, बहुत मूल्यवान है, एक सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है जो कि वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, सुग्राही है प्रकाश के लिए, प्रकाश को बहुत जल्द ग्रहण करता है। नेत्र की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। यानी नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र जो है वह फोकस दूरी को समायोजित करता है, यानी फोकस दूरी को अपने आप बदलने की क्षमता रखता है, अपने आप बदलने की क्षमता रखता है। और उसके बाद वह दूर की वस्तु को या निकट की वस्तु को, जो भी वस्तु है उसको फोकसित करता है, जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं, वह कहलाता है नेत्र की समंजन क्षमता। यानी नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण हम दूर की या निकट की वस्तु को देख पाते हैं और उसको देखने के लिए नेत्र अपनी फोकस दूरी को अपने आप बदल लेता है, उसे हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। डायफ्राम पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। जो हमारी आंख में पुतली होती है जो बीच में एक छिद्र होता है उसको पुतली कहते हैं। पुतली को नियंत्रित करने का काम कौन करता है बच्चों, डायफ्राम करता है। और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित भी करता है। यानी पुतली जो है, पुतली मानव नेत्र के बीच में एक छिद्र होता है, उस छिद्र को पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, डायफ्राम करता है। ठीक है, पुतली बड़ा होगा
प्रकाश अंदर जाएगा, ज्यादा पुतली कम होगा, प्रकाश कम मात्रा में अंदर जाएगा। यानी अंधेरे में किसी चीज को देखना है तो ज्यादा प्रकाश की जरूरत पड़ती है तो हमारी पुतली फैल जाती है, और प्रकाश में किसी चीज को देखना है तो कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारी पुतली सिकुड़ जाती है। पुतली को फैलने और सिकुड़ने का कंट्रोल डायफ्राम के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, रेटिना जो कि मानव नेत्र का पिछला भाग है, समझे। रेटिना प्रकाश की विद्युतीय सिग्नल को, रेटिना जो है प्रकाश की जो प्रकाश को विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित करता है और दृक तंत्रिका सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यानी रेटिना का काम है, रेटिना में प्रतिबिंब भी बनता है, उसके बाद वो हमारे विद्युतीय सिग्नल को, हमारे रेटिना जो है नेत्र को एक विद्युतीय सिग्नल प्रदान करता है, जिसके कारण जो वो सिग्नल जो है वो तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और हमें वस्तुओं को देखने का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे कुछ देख लेते हैं। दृष्टि दोष, अगर मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है, ये नेत्र है, ये रेटिना है, इमेज रेटिना पर बनेगा तो हम वस्तु को देख पाएंगे। अगर रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। या इमेज रेटिना के आगे बन जाए या रेटिना के पीछे बने, जितना पीछे बनेगा हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे और जितना आगे बनेगा हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, यानी अगर नेत्र हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को खो देता है तो वह स्थिति कहलाती है दृष्टि दोष। ठीक है बच्चों, और दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसके अलावा भी कुछ दृष्टि दोष है बच्चों, जैसे अबिंदुकता है और बहुत जाना माना दृष्टि दोष है, आप लोग सुने भी होंगे, मोतिया बिंद, ये भी एक तरह का दृष्टि दोष है। लेकिन मुख्य रूप से दृष्टि दोष कितने होते हैं? 3 होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है बच्चों, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन, यानी सामान्य नेत्र के लिए साफ साफ देखने की निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। सुस्पष्ट देखने की जो निकट बिंदु है वह कितनी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। और जो दूर बिंदु है, निकट बिंदु छूट गया है, जो दूर बिंदु है वह अनंत। यानी आपके आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप निकट कम से कम 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख पाइएगा और अधिक से अधिक अनंत तक की वस्तु को आप देख पाइएगा। तो याद रखिए, मानव नेत्र के द्वारा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और दूर दूरी अनंत होता है। ठीक है, आगे देखिए शून्य यानी वायु रहित प्रकाश में, यानी वायु रहित प्रकाश मतलब तो वह प्रकाश जिसमें वायु ना हो, निर्वात वैकम, बिल्कुल खाली, वहां प्रकीर्णन नहीं होता है। यानी जी बिल्कुल खाली, मान लीजिए जैसे ये पृथ्वी है हमारा, यहाँ सूर्य है, इसके बीच में इतना दूर वायुमंडल है, तो यहाँ तक तो वायु है, इसके बाद की जगह शून्य कहलाती है, निर्वात कहलाती है, वायु रहित कहलाती है। इस एरिया में कभी भी प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकीर्णन मतलब होता है, प्रकीर्णन तभी होता है जब प्रकाश किसी कण पर फैलकर किसी कण पर पड़ती है, पड़ने के बाद सभी दिशाओं में फैल जाती है, छितर जाती है, तो इस क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन के लिए कण का होना जरूरी है, कण ही नहीं होगा तो प्रकीर्णन भी नहीं होगा। और शून्य में कोई कण मौजूद नहीं रहते हैं, इसीलिए शून्य में कोई प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, खतरे के संकेत का जो सिग्नल होता है वह लाल रंग का होता है। आप लोग देखिएगा, लाल सिग्नल का मतलब होता है खतरा। जब आपका रेलवे गेट किनारा है, ट्रैफिक रुकना हो, वहां आपको सिग्नल कैसा मिलेगा बच्चों? लाल मिलेगा। यानी वह उसका मतलब होता है कि ये खतरे का सिग्नल है, क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है, सबसे कम छितरता है, जिसके कारण वह बहुत चटकीला होता है, दूर से ही दिखाई देता है। जो रंग किसी कण पर फैलकर पड़कर सभी दिशाओं में फैल जाएगा, वह जो है ना, वह आपको उसका रंग उतना चटकीला नहीं होगा और वह आपको कम दिखाई देगा। लेकिन लाल रंग जो है वह परिकीर्णन होता ही नहीं है, बहुत कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का, इसीलिए वो बहुत ज्यादा चटकीला होता है और दूर से ही हमको दिखाई देता है। इसलिए कोहरा होने पर या धुआं होने पर लाल रंग हमें दूर से भी दिखाई देगा, इसीलिए खतरे के सिग्नल के रूप में हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। आप देखिएगा रेलवे ट्रैफिक में या फिर कहीं गाड़ी रोकना है, उस ट्रैफिक में लाल रंग का यूज होता है।
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाने का कारण क्या बच्चों? वायुमंडलीय अपवर्तन है। एक आंख की बजाय दो आंख का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। एक आंख से आप मान लीजिए ये आपका एक आंख है, तो एक आंख का दृष्टि क्षेत्र इतना होगा, तो दो आंख का दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो याद किया, दृष्टि क्षेत्र मतलब होता है जहां तक की दृष्टि को आप चारों ओर से मिला के देख पाते हैं। एक आंख अगर बंद करके देखिएगा तो आपको आधा पीछे वाला, मान लीजिए दाएं आंख बंद करते हैं तो दाएं तरफ की कुछ हिस्से नहीं दिखाई देंगे, और बाएं आंख को बंद करते तो बाएं तरफ के कुछ हिस्से नहीं दिखाई देंगे। यानी कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि जो एक आंख के बजाय दो आंखों का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है बच्चों। ठीक है, ये कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर की महत्वपूर्ण बातों को देख लिया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोला बच्चों? समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी क्या है? यानी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए साफ साफ देखने की अल्पतम दूरी, न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी क्या है? तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा 25 सेंटीमीटर। सबसे कम दूरी क्या है स्पष्ट देखने की? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वलयाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। याद रखिए बच्चों, हमारा जो ये क्वेश्चन 2024-2016 में पूछा है, जो मानव का नेत्र होता है बच्चों वो उत्तल लेंस का बना होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस का। और ये उत्तल लेंस जो है वो जिलेटिन नामक पदार्थ का बना होता है। यानी हमारे आंखों में कौन सा लेंस है बच्चों? उत्तल लेंस है। और यह उत्तल लेंस किसका बना हुआ है बच्चों? ये उत्तल लेंस बना हुआ है जिलेटिन का। किसका? जिलेटिन का। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है आंख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण में की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे आंख में उत्तल लेंस होता है, इसलिए आंख का व्यवहार भी हमारा किसकी तरह होगा? उत्तल लेंस की तरह होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ये 25 में पूछा है और 18 में पूछा है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभी पेशियां, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों याद रखिए पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग आइरिस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस या परितारिका नियंत्रित करती है। इस पर प्रतिबिंब बनता है, इसका काम है प्रतिबिंब को बनाना। और पक्षमाभी पेशियां जो है वह उससे नेत्र लेंस से लटका हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन फिर से एक बार वही दोहरा दिया गया। एक स्वस्थ आंख की दूरतम बिंदु क्या है? याद रखिए बच्चों, मानव नेत्र कम से कम निकट जो है वह 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख पाता है, और दूर बिंदु जो है बच्चों वह अनंत है। क्या है? अनंत है। एक स्वस्थ नेत्र की दूर बिंदु क्या है? 24 में, 18 में और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा दूर बिंदु बच्चों अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, 5वां भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली। तो याद रखिए बच्चों, मानव नेत्र का रंगीन भाग परितारिका है, जिसे हम लोग आइरिस भी कहते हैं, जो कि पुतली के साइज को कंट्रोल भी करता है। और ये मानव नेत्र का क्या है बच्चों? रंगीन भाग है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? अगला क्वेश्चन बोलता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व क्या है? मानव, ये लिखा गया गलत बच्चों थोड़ा सा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व क्या है? ये होगा 1/10 सेकेंड,
ये होगा 1/16 सेकेंड, ये 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। दृष्टि अस्थायित्व को हम लोग दृष्टि निर्बंधता भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी इसका मतलब हो गया मनुष्य जो भी चीजें देखता है, मानव नेत्र जो भी चीजें देखती है, उसका इमेज मनुष्य के नेत्रों में रेटिना पर कुछ समय तक बना रहता है। ठीक है बच्चों, उसी को कहते हैं दृष्टि अस्थायित्व। ठीक है, ठीक कितनी देर का होता है? तो ये होता है 1/16 सेकेंड का। यानी मनुष्य कोई भी चीज देखता है, उसका इमेज आंख पे 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, तो दृष्टि अस्थायित्व मतलब क्या हो गया? मनुष्य के द्वारा देखा गया प्रतिबिंब रेटिना पर जितने समय तक बना रहता है, उसे दृष्टि अस्थायित्व कहते हैं। और यह 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों? तो याद रखिएगा, जो नेत्र देखता है, जो नेत्र द्वारा वस्तु देखा जाता है बच्चों, उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हिंदी में हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन 2014-2021 में ऑलरेडी पूछा गया है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो वस्तु हम लोग नेत्र के द्वारा देखते हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों? रेटिना, या हिंदी में दृष्टि पटल लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? यानी नेत्र जो देखता है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए, नेत्र द्वारा देखा गया प्रतिबिंब वस्तु के रेटिना पर बनता है। क्या बच्चों? क्या बनता है? रेटिना पर। और रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा, छोटा। और इसी संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, जहां वो बनता है काल्पनिक, सीधा और बड़ा। यानी नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है बच्चों? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब इसका प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में जाता है, तो वहां पर वह सीधा, बड़ा और काल्पनिक बनता है। ठीक है बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? यानी हमारे नेत्र में जो प्रकाश किरणें पहुंचती है, उसका अपवर्तन कहाँ होता है? अभिनेत्र के अंतःपृष्ठ पर, नेत्रोत के अंतःपृष्ठ पर, दृष्टिपटल के अंतःपृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बच्चों, जो प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचती है, उसका अधिकांश अपवर्तन रेटिना पर होता है। कहाँ होता है बच्चों? रेटिना पर होता है। तो रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यानी मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन रेटिना या दृष्टिपटल पर, या दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है, आंतरिक पृष्ठ पर नहीं, बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2018 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? पक्षमाप पेशियां, पुतली, कॉर्निया या परितारिका। तो याद रखिएगा, प्रकाश की मात्रा को जो हमारे आंख के अंदर प्रवेश कर रहा है, उस मात्रा को नियंत्रित करने का काम पुतली का है बच्चों। किसका है? पुतली का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और ये क्वेश्चन 2024 में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है बच्चों, 12वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? मानव नेत्र की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? याद रखिएगा, मानव का लेंस जो है, वह पक्षमापी पेशिया से जुड़ा हुआ रहता है। जब ये सिकुड़ता है तो वह गोल हो जाता है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। और जब वह फैलता है तो लंबा हो जाता है, वक्रता त्रिज्या घट जाती है। तो कौन करता है बच्चों? पक्षमापी पेशियां। ठीक है,
आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमापी पेशियां। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला बच्चों, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? जैसे याद रखिए, आंख द्वारा देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो रेटिना प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। तो कैमरे के किस भाग में आंखों द्वारा देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? द्वारक पर, लेंस पर, फिल्म पर या शटर पर? तो याद रखिए बच्चों, कैमरा जो भी वस्तु देखता है उसका प्रतिबिंब फोटोग्राफी फिल्म पर बनता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। और ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ बनता है? फोटोग्राफी फिल्म पर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्वस्थ मानव नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है? निकट बिंदु, दूर बिंदु क्या है बच्चों? ये जो निकट बिंदु है वो हम सब पढ़े हैं कि निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु होता है अनंत। निकट बिंदु कितना होता है बच्चों? निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत। तो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर और अनंत, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो सी नंबर आंसर होगा बच्चों। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है, मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखे जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बच्चों? तो हम सब जानते हैं रेटिना, और हिंदी में दृष्टि पटल। ठीक है बच्चों, दृष्टि पटल। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? 11 में, 14 में, 17 में पूछा गया है। और हम सब जानते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है कौन सा दोष? अगर कोई नेत्र निकट की वस्तु को साफ ना देखे, देखिए दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों? दूर का दिखना और निकट का नहीं दिखना। यानी जो दृष्टि दोष है उसमें दिखेगा और उसके ऑपोजिट नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा। और एक चीज याद रखिएगा बच्चों, दृष्टि दोष के उपचार में जिस लेंस का प्रयोग होता है उसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, निकट और निकट में 3 अंक है, 3 में 1 जोड़ दिए 4 हो गया। 4 नाम वाला लेंस कौन है बच्चों? अवतल है। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का उपयोग होता है। दूर में देखिए 2 वर्ड है, 2 में 1 जोड़ दिए 3 नाम वाला लेंस होगा उत्तल। तो दूर दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ ना दिखे, यानी निकट नहीं देख रहा है लेकिन दूर देख रहा है, तो उसको क्या होगा? जब दूर दिखे तो वो क्या होता है बच्चों? वो होता है दूर दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। यानी जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, निकट नहीं देख पाता लेकिन दूर तो देख पा रहा है, तो उसको दूर दृष्टि दोष होगा। दूर मतलब जो दृष्टि दोष होगा उसको वो देख पा रहा है। निकट की वस्तु को नहीं देख पाना दूर दृष्टि दोष, यानी निकट की वस्तु को नहीं देखेगा तो दूर दिखेगा, तो दूर दिखेगा तो दूर दृष्टि दोष हो गया। और दूर की वस्तु को नहीं देख पाना यानी निकट दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष, जिसमें हम लोग निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं लेकिन दूर की वस्तु को देख पा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। शायद हम मिस्टेक बोल दिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होगा बच्चों। ठीक है, 18वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस के द्वारा फोकसित किया जाता है? याद रखिए बच्चों, निकट दृष्टि दोष में हम लोग दूर दृष्टि दोष का उपचार करते हैं। सॉरी, मिस बोल दिया। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं क्योंकि निकट में 3 अंक है, 3 में 1 जोड़ दिए 4 अंक वाला नाम हो गया अवतल। और दूर दृष्टि दोष के उपचार में
हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन जिसको ना ज्यादा निकट का दिखे ना ज्यादा दूर का दिखे उसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कौन दृष्टि दोष कहते हैं बच्चों? जरा। जरा दृष्टि दोष होता है तो ना निकट का ज्यादा दिख रहा है ना ज्यादा दूर का दिख रहा है, उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष में हम लोग अवतल और उत्तल दोनों लेंस के कंबाइंड वाला चश्मा देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस के नाम से भी जानते हैं बच्चों, उसको ध्यान रखिएगा, द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, वो आप लोग देखे होंगे बहुत बुजुर्गों का चश्मा, जो चश्मा में नीचा में एक अलग से शीशा लगा रहता है, ये इस टाइप का चश्मा होगा, ये अलग से यहाँ शीशा लगा रहता है, ये हो गया बाईफोकल या द्विफोक्सी लेंस। तो याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति के चश्मे में अवतल और उत्तल लेंस दोनों का कंबाइंड लगा हुआ है यानी द्विफोकसी लेंस लगा हुआ है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होगा, यानी जरा सा निकट भी होगा जरा सा दूर भी होगा, ना वह ज्यादा निकट को देख पाएगा ना वह ज्यादा दूर को देख पाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? ये क्वेश्चन 18 में ऑलरेडी पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए या दीर्घ दृष्टि दोष में किसी वस्तु को देख पाने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो दीर्घ में 2 वर्ड है, उसमें एक जोड़ दिए, 3 नाम वाला लेंस है उत्तल। क्या बच्चों? उत्तल। तो आंसर होगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों, उत्तल लेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन 19 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बहुत बार पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? अगर आपको निकट दृष्टि दोष है उसे दूर करने के लिए चश्मा में कौन सा लेंस लगाइएगा? तो निकट में बच्चों 3 वर्ड है, नी क ट, एक जोड़ दिए 4 हो गया। 4 में क्या होगा? अवतल लेंस। अवतल, 4 नाम है तो अवतल लेंस का यूज होगा, अवतल लेंस। आंसर होगा बी नंबर। आप देख सकते हैं 25 में, 24 में, 16 में, 20 में, 22 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, अवतल लेंस। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। देखिए दूर दृष्टि दोष, अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो वह कहां तक की वस्तु को साफ साफ देखेगा? निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, केवल छोटी वस्तु को, केवल बड़ी वस्तु को। मैंने आपको अभी बताया ना कि जो दूर दृष्टि दोष होता है, देख लीजिए जो नाम है वहां तक की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा। दूर दृष्टि, उल्टा फॉर्मूला, इस चीज को याद रखिएगा। ये फॉर्मूला बनाने वाले ने थोड़ा गजब तरह से फॉर्मूला बनाया है, उल्टा है। आदमी को लगेगा कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु साफ नहीं दिखता, लेकिन उल्टा है। दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर साफ दिखना, निकट साफ ना दिखना। और निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट का साफ दिखना, दूर का साफ ना दिखना। तो दूर दृष्टि दोष में नेत्र साफ साफ नहीं देख पाता है तो क्या करना होगा? क्या होगा? तो याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष में नेत्र साफ साफ नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब कहां तक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है? वह दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? अगर मान लीजिए नेत्र की समंजन क्षमता कम हो गई तो आपको कौन सा दृष्टि दोष है? अगर नेत्र की समंजन क्षमता कम हो गई तो आपको कौन सा दृष्टि दोष है? तो याद रखिए बच्चों, समंजन क्षमता का कम होना, क्योंकि समंजन क्षमता फिक्स नहीं है, कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आपको जो बीमारी होगा वह क्या होगा? तो वह जरा दृष्टि दोष होगा, यानी आप ज्यादा निकट भी नहीं देख पाइएगा ज्यादा दूर भी नहीं देख पाइएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 में बोलता है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो देखिए दीर्घ में 2 वर्ड है, दीर्घ, टोटल देखिए दीर्घ ऐसे जोड़िए, तो 2 में 1 जोड़ दिए 3। 3 नाम वाला लेंस कौन है बच्चों? उत्तल लेंस। जिसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। आगे बोला गया किसी प्रिज्म में कितने सतह होते हैं बच्चों? 23-24 में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो याद रखिएगा किसी भी प्रिज्म में बच्चों 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों 5। क्या होगा? 5। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 23 में 24 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर बोलता है जब प्रिज्म से किरण का अपवर्तन होता है, जब प्रिज्म से किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं बच्चों? ये 2024 में पूछा है, तो हमेशा माइंड में रखिएगा। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं बच्चों। विचलन कोण कहते हैं, जिसको डेल्टा सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। सिग्मा द्वारा इसको सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों कि कब जब भी प्रिज्म से कोई किरण अपवर्तित होती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव अधिक होता है? मतलब देखिए, अगर आप लोग गौर करिएगा, कोई भी श्वेत प्रकाश जब गुजरती है तो वो 7 रंग में टूटती है। सबसे ऊपर रेड होता है, सबसे नीचा बैंगनी होता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे स्लो होता है, सबसे पीछे पहुंचता है, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा मुड़ना पड़ता है। तो बैंगनी के लिए विचलन कोण ये हो गया और लाल के लिए विचलन कोण ये हो गया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का कोण। तो किस रंग का, अब देखिएगा किसका झुकाव अधिक होगा बच्चों? तो झुकाव तो अधिक हो रहा है हम लोगों का बैंगनी का। झुकाव किसका अधिक हो रहा है? बैंगनी का। बैंगनी रंग देखिए ज्यादा झुक रहा है, बैंगनी रंग ज्यादा झुक रहा है। झुकाव अधिक होने का मतलब होता है बच्चों तरंग दैर्घ्य कम होना और विचलन कोण कम होना। तो किस रंग का झुकाव अधिक है बच्चों? 2011-2015 में पूछा गया है, तो झुकाव अधिक है मेरा बैंगनी रंग का। किस रंग का बच्चों? बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोलता है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है बच्चों? ये 25 में और 16 में पूछा गया है। श्वेत प्रकाश कितने रंग का मेल से बना है? तो याद रखिएगा श्वेत प्रकाश जो है वह 7 रंग के मेल से बना है, जिसे हम लोग VIBGYOR से दर्शाते हैं। V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड। तो याद रखिएगा श्वेत रंग की किरणें जो है वह इन्हीं 7 प्रकाश से मिलकर बनी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा 7। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस रंग का विचलन कोण न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन कोण न्यूनतम होता है? तो आप लोग देखिए सबसे ऊपर अगर हम लोग बात करें रेड होता है, सबसे नीचा बैंगनी होता है। सबसे ऊपर रेड होता है बच्चों, सबसे नीचा बैंगनी होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक कौन मुड़ा बच्चों? सबसे अधिक बैंगनी मुड़ा और सबसे कम कौन मुड़ता है? लाल मुड़ता है। तो जितना ज्यादा मुड़ेगा विचलन कोण उतना कम होगा। इसका विचलन कोण ये है और इसका विचलन कोण ये है, तो विचलन कोण किसका ज्यादा बच्चों? लाल रंग का ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, यानी जिसका मुड़ना कम होगा उसका विचलन कोण ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? यानी श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में सबसे अधिक विचलन यानी सबसे ज्यादा मुड़ता कौन है? तो हम सब जानते हैं, देखिए श्वेत प्रकाश आई, ऐसे मुड़ के ऊपर रेड गई और सबसे ज्यादा मुड़ के बैंगनी जाती है। यानी सबसे ज्यादा मूर्ति कौन है? बैंगनी है। क्यों सबसे ज्यादा मूर्ति है बैंगनी? क्योंकि इसका विचलन कोण सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों बैंगनी। क्या होगा? बैंगनी। श्वेत प्रकाश में बैंगनी रंग का विचलन कोण अधिक होता है। ठीक है बच्चों, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर बोलता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ये 15 में और 22 में पूछा है। कांच की सिल्ली का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। तो याद रखिए प्रिज्म का, क्योंकि ये जो हम लोग त्रिभुज टाइप का बना रहे हैं, त्रिभुज नहीं बल्कि इसके पीछे भी एक परत है, कुछ इस तरह का है। ठीक है,
तो याद रखिएगा इस तरह का होता है, इस तरह का 5 परत होता है ना, आमने सामने से होता है घर आपकी तरह, 3 त्रिभुजाकार, सब त्रिभुजाकार फलक होते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 15 में और 22 में यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? नीला, हरा, लाल या इनमें से सभी? याद रखिए बच्चों प्राथमिक वर्णों की संख्या 3 है, वह नीला, हरा और लाल ही है। ठीक है बच्चों, ये अपने आप बनते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, इनमें से सभी क्या है बच्चों? इनमें से सभी प्राथमिक वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, यानी वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश का 7 रंगों में टूटना। सूर्य की प्रकाश का 7 रंगों में टूटने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं बच्चों। और वर्ण विक्षेपण किसके कारण होता है? प्रिज्म के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, प्रिज्म। क्या है बच्चों? प्रिज्म हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आकाश का रंग नीला होने का क्या परिणाम है? यानी आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ऑप्शन दिया परावर्तन, बी में, सी में, सॉरी यहाँ बी होगा बच्चों, बी में दिया प्रकीर्णन, सी में दिया अपवर्तन, डी में इनमें सभी। यानी आकाश का नीला रंग होने के कारण क्या है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या इनमें सभी। तो याद रखिए बच्चों प्रकीर्णन होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि आकाश का रंग नीला दिखने का कारण प्रकीर्णन है। क्या बच्चों? प्रकीर्णन है। यहाँ नंबर थोड़ा सा उल्टा हो गया था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है? याद रखिए बच्चों न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे स्लो चलना, और सबसे स्लो चलने वाला सबसे नीचा होता है, और सबसे नीचा क्या होता है बच्चों? बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी। तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा? बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, जिसके कारण, क्योंकि उसका विचलन कोण सबसे कम होता है, जिस कारण से वो मूर्ता सबसे ज्यादा है। और वो विचलन उसका जो तरंग दैर्घ्य यानी चाल कितना होता है? 380 नैनोमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? 2024 में पूछा गया है इंद्रधनुष के रंगीन होने का कारण क्या है बच्चों? तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, जल कण द्वारा का अवशोषण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। बच्चों हम सब जानते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए एक प्रिज्म की आवश्यकता होती है। और याद रखिएगा वर्षा के बाद जब आकाश में जल की बूंदें तैर रही होती है तो वो एक प्रिज्म का काम करती है, जिससे गुजरने के बाद प्रकाश की किरण 7 रंगों में टूट जाती है, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ही आकाश में इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्या? तो जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला बोला गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए दिश प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या? 2024 में पूछा गया। दिश प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है लाल। क्या बच्चों? लाल। स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है लाल, ऑप्शन नंबर ए होगा। दिश प्रकाश में सबसे प्रभावी रंग लाल होता है, जो हमको दूर से ही दिख जाता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कह रहा है श्वेत प्रकाश का रंग, कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है। देखिए प्रिज्म हुआ, प्रकाश आया, मुड़ के निकला, ऊपर रह गया लाल, नीचे रह गया बैगनी। तो सबसे कम झुका कौन? सबसे अधिक झुका बैगनी, सबसे कम लाल झुका। तो ऑप्शन होगा लाल। ऐसी कम झुकने के कारण लाल रंग सबसे ऊपर होता है,
सबसे ज्यादा बैगनी चुका, जिसके कारण बैगनी रंग सबसे नीचा रहा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अब अपने अगले क्वेश्चन को देते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? हम सब जानते हैं बच्चों, जब किसी प्रिज्म से ये श्वेत प्रकाश टकराती है और टकरा करके प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। सबसे ऊपर रेड होता है, सबसे नीचे वायलेट यानी बैंगनी होता है। इस टूटने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण विक्षेपण। यानी श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसमें सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैंगनी होता है। और इसकी जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसमें ऊपर में लाल, फिर VIBGYOR विबग्योर होता है, VIBGYOR जो विबग्योर होता है, इसकी जो पट्टी होती है, ये टूटने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जो पर्दे पर हमको प्राप्त होती है रंगीन पट्टी, उससे हम लोग वर्णपट कहते हैं या अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना वर्ण विक्षेपण, और श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में टूटने के बाद जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो हम लोग लिखेंगे बच्चों वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में टूटने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण, वर्ण मतलब रंग होता है, याद रखिएगा, का प्रकाश का विचलन अधिक होता है। वर्ण विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है? कौन सा रंग का प्रकाश ज्यादा मुड़ता है? अब देखिए, अगर आप गौर करिएगा तो ये सीधे लाइन जा रही है और ये लगभग सीधे निकल जा रही है, थोड़ा सा मुड़ेगी लेकिन लगभग सीधे निकल जा रही है। लेकिन बैगनी रंग जो है बच्चों सबसे ज्यादा मुड़ता है। ये ऐसे आई, यहाँ लाल हो गई, सबसे नीचा बैगनी हो गई। जो सबसे ऊपर रहा लाल उसमें विचलन सबसे कम होता है, जो सबसे नीचा रहा बैगनी उसमें विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का विचलन सबसे ज्यादा होता है बच्चों? ये 2015 में पूछा गया है। तो आंसर याद रखिएगा बच्चों, आंसर होगा हमारा बैगनी, वायलेट। ठीक है बच्चों, 29 नंबर हमारा 39 नंबर क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? हम लोग अभी ने पढ़ा कि सूर्य के प्रकाश हो या फिर श्वेत प्रकाश हो, उसमें 7 रंग होते हैं, जिसको VIBGYOR से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं इसको पहले भी बता चुका आपको, तो याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह ये हमारा 40 नंबर तक क्वेश्चन क्लियर होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? आखिर क्या कारण है कि ये जो हमारा पृथ्वी लेवल है और सूर्य अभी उगा भी नहीं है, सूर्य यहाँ है, लेकिन हम लोगों को सूर्य यहाँ उगने के 2 मिनट पहले दिखाई देता है और डूबने के 2 मिनट बाद भी, यानी डूब के यहाँ चला गया है फिर भी सूर्य हमको यहाँ दिखाई देता है। यानी उगने के 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है और सूर्य के डूबने के बाद भी 2 मिनट बाद तक हमको सूर्य दिखाई देता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में टोटल 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। 2 मिनट उगने में, 2 मिनट डूबने में। यानी उगने के 2 मिनट पहले सूर्य हमको दिखाई देने लगता है और डूबने के 2 मिनट बाद हमको सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका क्या कारण है? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, या वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन दोनों। तो याद रखिए बच्चों, इसका मेन कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि हमारा वायुमंडल हर जगह सम नहीं है, कहीं अलग है, कहीं ज्यादा गर्म हवा बहती है, कहीं ठंडा हवा बहती है। इसका एक कारण
ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा तारे जो टिमटिमाते हैं, यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो समझ में आ गया बच्चों कि वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पहले सूर्य हमको दिखाई देता है, या बोले वास्तविक सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक हमको सूर्य दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, अब 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। तो हम सब जानते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तारे के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक है ऑप्शन प्रकाश के अपवर्तन को, एक है विक्षेपण को, परावर्तन को, प्रकीर्णन को। तो याद रखिए बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। और प्रकाश के अपवर्तन का ही एग्जाम्पल वायुमंडलीय अपवर्तन है बच्चों। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो तारे के टिमटिमाने के कारण हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन भी हो सकता है, या हम प्रकाश का अपवर्तन बोल सकते हैं। लेकिन वह प्रकाश का कौन सा अपवर्तन? जो वायुमंडल के द्वारा हो रहा हो। ठीक है बच्चों, 43 नंबर क्लियर हो गया। आपको बताते चले ये 43 नंबर 2022 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला बोलता है, अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? आपको बता दें, ये अगर हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर हमारा वायुमंडल है। ठीक है बच्चों, और वायुमंडल के चारों ओर यहाँ हमारा ओजोन परत है, O3। ओजोन क्या होता है? सूत्र O3। सूर्य से हानिकारक किरणों को ओजोन जो है, ये ओजोन परत जो है सोख लेता है, और उस हानिकारक किरण को पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देता है। तो कौन से हानिकारक किरण को पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देता है? तो याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन दिया, अपरक्त किरण, तापीय विकिरण, परावैगनिक किरण, इनमें से सभी। तो याद रखना बच्चों, ये जो ऑप्शन है परावैगनिक किरण, ये सही होगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली परावैगनिक किरणों को सोखता है और उसे पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देता है। अगर ओजोन परत नहीं रहती तो परावैगनिक किरण पृथ्वी पर पहुंच जाती और लोगों को त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसी हानिकारक बीमारियां उत्पन्न होने लगती। अगला है, चंद्रमा पर खरे अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो आंसर लिखिएगा काला। चंद्रमा पर खरे अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है बच्चों? काला दिखता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर से जब हम आकाश को देखते हैं तो हमारा आकाश नीला दिखता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, और वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के नीले रंग के किरण का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। नीला रंग का किरण चारों ओर फैल जाती है और हमको आकाश नीला दिखता है। लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए चंद्रमा पर से जब हम आकाश को देखेंगे तो आकाश हमें काला दिखेगा, क्योंकि वह प्रकीर्णन होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, 45 क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ था बच्चों, मिस कर दिए, ऑप्शन होगा काला, सी नंबर। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है बच्चों? अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा से आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है, और पृथ्वी से नीला दिखता है। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? यानी वो कौन सी घटना है जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? ठीक है बच्चों, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन। तो आंसर होगा अपवर्तन। और कौन सा अपवर्तन? वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसके कारण तारे क्या है? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। 2025 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों,
अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा से खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो याद रखिएगा बच्चों, काला दिखता है। चंद्रमा पर खड़ा होकर देखिए या सैटेलाइट से देखिएगा, अगर जो उपग्रह वगैरह जाता है उससे देखिएगा तो आपको वह काला दिखेगा, क्योंकि वह वायुमंडल नहीं है और प्रकीर्णन नहीं होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है बच्चों। ये 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बोला बच्चों, किस कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन, किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? किसी भी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं बच्चों? वायुमंडलीय अपवर्तन, ये बी नंबर होगा। टिंडल प्रभाव, सी नंबर किंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। तो याद रखिएगा बच्चों, टिंडल प्रभाव होगा। कोलाइडी विलियन से प्रकाश के किरणों के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अब 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? यानी कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में पहुंचता है तो वायु में मौजूद सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं या फैलाते हैं? तो याद रखिएगा, आंसर नीला होगा, क्योंकि वायु में मौजूद सूक्ष्म कण नीले रंग के प्रकाश को चारों दिशा में फैला देते हैं और इसी कारण से हमारा आकाश भी नीला दिखता है। तो वायु में मौजूद सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा करते हैं बच्चों? तो नीला रंग का ऑप्शन डी होगा। 2018 में पूछा गया है। अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर में क्या बोलता है? प्रकाश के किस रंग का तरंग सबसे ज्यादा होता है? तो बच्चों बी सी मिस हो गया था बच्चों लिखने में। लाल रंग के प्रकाश का तरंग सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए लाल रंग जो है बच्चों सबसे ऊपर होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे जल्दी पहुंच जाता है और ऊपर खड़ा हो जाता है। ये 16 में और 19 में पूछा गया है। तो किस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। प्रकाश के लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है। ठीक है बच्चों, 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है? 24 में, 19 में, 20 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए आकाश हम लोगों को नीला दिखता है। यानी किस रंग का प्रकीर्णन, यानी कौन सा रंग सबसे ज्यादा फैलता है? नीला रंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। 19 में और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है किसको? प्रकाश के परावर्तन को, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को, प्रकाश के अपवर्तन को या प्रकाश के प्रकीर्णन को। तो याद रखिए बच्चों, टिंडल प्रभाव में प्रकाश फैलती है, प्रकाश फैलती है। और वह जैसे मान लीजिए ओस में अपने टॉर्च मारा, आपके सामने कुहासा है, ठीक है, और आपने यहाँ से टॉर्च मारा तो ये रोशनी चारों ओर क्या होती है? कुहासा में छितर जाती है, फैल जाती है, लंबाई तक दूर तक नहीं जाती है। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश के किरण का किसी कण पर फैलकर चारों दिशा में छितरना प्रकीर्णन कहलाता है। तो टिंडल प्रभाव में किसको प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अब 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर बोलता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, काला होता है बच्चों। 19 में, 22 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला मालूम होता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में वही दृश्य प्रकाश वही होगा VIB GY OR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है?
तो याद रखिएगा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग जो है सबसे ऊपर होती है। वर्ण विक्षेपण की क्रिया जो होगी, प्रकाश प्रिज्म से टूटेगा, प्रकाश अगर किसी प्रिज्म से होकर टूटता है जाता है, टूट जाता है 7 रंगों में, तो सबसे ऊपर रेड होता है, सबसे नीचा बैंगनी होता है। तो लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, बादलों का रंग उजला क्यों होता है? बादलों का रंग उजला क्यों होता है बच्चों? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण या अपवर्तन के कारण। तो याद रखिए बच्चों, बादलों का रंग उजला होने का कारण प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन है बच्चों, आकाश का काला होना और बादलों का रंग उजला होना, इसका कारण प्रकीर्णन है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 2024 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? अभी इसको हम लोगों ने पढ़ा, तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। सबसे ज्यादा प्रकाश के सातों रंग में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का अधिक होता है। अगला, आकाश का रंग नीला दिखना किस परिघटना का उदाहरण है? प्रकीर्णन का उदाहरण है बच्चों। आकाश का रंग नीला दिखना प्रकीर्णन का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने ये जो आपका मानव नेत्र वाला चैप्टर है, ठीक है, इसका हम लोगों ने पूरा वर्णन, मानव नेत्र, और इस चैप्टर का नाम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है बच्चों। इसका हम लोगों ने पूरा वर्णन इजीली ऑब्जेक्टिव के साथ समझ लिया बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आती है कि हम आपको वीडियो बना के दें। और लाइक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं, आपका कुछ जाने वाला नहीं है, आपको कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को ही कुछ फायदा होगा बच्चों। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।